वेलकम। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स। इसका हम पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, फ्लूइड और डायनामिक्स। अगर हम इसको तोड़ दें दरमियान में से तो फ्लूइड और डायनामिक्स। फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके, यानी एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो। मिसाल के तौर पर लिक्विड हैं, गैसेस हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो पानी, दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक और चाय पीते हैं, ये सारे फ्लूइड हैं। खून जो हमारे जिस्म के अंदर दौड़ता है, ये भी फ्लूइड है। कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह जो हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डेली खारिज करते हैं, ये सारे के सारे फ्लूइड्स हैं। तो फ्लूइड जो है हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो फ्लूइड कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो। और डायनामिक्स जो दूसरा लफ्ज़ है, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी जिस तरह हम डेली लाइफ में कहते हैं यार फलां बंदा बड़ा डायनामिक है, यानी एक्टिव है, तो यानी डायनामिक्स का मतलब है मोशन। अगर फ्लूइड डायनामिक्स को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे तो फ्लूइड डायनामिक्स यानी ये ब्रांच की वो फिज़िक्स है जिसमें हम फ्लूइड्स की मोशन को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया कि फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है। इस चैप्टर में हम मोशन के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनके मुतालिक डिटेल से पढ़ेंगे। और जो फ्लूइड इन मोशन का कंसेप्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कंसेप्चुअल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हम इसमें कुछ एजम्पशंस लेंगे जिसकी वजह से हमारा ये एनालिसिस काफ़ी आसान हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह इस चैप्टर को समझने में आपको कोई मसला नहीं आएगा। अब इन फ्लूइड्स को जिनको हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम जब फ्लूइड्स के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो उससे जो हमें इक्वेशन हासिल होगी उसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये बहुत आसान एक डेरिवेशन है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। इसी तरह फ्लूइड्स के ऊपर हम जब एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास हासिल होगी बर्नौली इक्वेशन। ये भी इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। अब इन दोनों की डेरिवेशन जो है वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल है। अब मैं आपको इंशाल्लाह एक आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको इसको समझने में बिल्कुल मसला नहीं आएगा। उसके बाद हम इनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे एरोप्लेन्स में, और जिस हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो इन इक्वेशंस की एप्लीकेशन है। विस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि चैप्टर का नाम फ्लूइड डायनामिक्स है तो इस पूरे चैप्टर में हम फ्लूइड्स की मोशन के बारे में बात करेंगे। तो जब भी फ्लूइड कोई मूव करता है तो उसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। वो रेजिस्टेंस फ्लूइड की आपस की लेयर्स की वजह से होती है कि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जब इस तरह स्लाइड करती हैं तो एक लेयर दूसरे के ऊपर एक फ्रिक्शन की फोर्स लगाती है। उस फ्रिक्शन की फोर्स को हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। विस्कोसिटी को उर्दू में हम गाढ़ापन कहते हैं। यानी जो फ्लूइड्स गाढ़े होते हैं, मिसाल के तौर पर शहद, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। और जो पतले फ्लूइड्स हैं यानी थिन फ्लूइड्स, उनकी विस्कोसिटी कम होती है, मिसाल के तौर पर एयर, वाटर। अब विस्कोसिटी या गाढ़ेपन को हम डिफाइन कर लेते हैं मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि फ्लूइड कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है फ्लो करने के लिए, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, अगर कम रेजिस्टेंस वो पेश कर रहा है तो विस्कोसिटी कम होगी। और ये जो विस्कोसिटी होती है इसको हम एक और तरीके से भी बयान कर सकते हैं कि द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। कि फ्लूइड की मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है उसको हम विस्कोसिटी कह रहे हैं। विस्कोसिटी हमें बताती है कि हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर लेयर। कि फ्लूइड लेयर्स की हालत में जब मूव करता है तो एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर मूव करने के लिए कितनी ज़्यादा फोर्स चाहिए, वो हमें पता चलती है विस्कोसिटी से। तो विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर ईटा की मदद से। इसको हम ईटा पढ़ते हैं, ईटा, ETA, और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब एक छोटे सा जो हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हनी यानी शहद और पानी की मदद से। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब हम ये कप से जब पानी को फ़्लो करवाते हैं तो पानी बड़ा इजीली फ़्लो कर रहा है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत कम है तो इसका ईटा कम होगा।
जबकि इसके बरक्स ये हम छोटी सी बोतल में हम शहद जब मूव कराते हैं तो इसकी आपस की जो लेयर्स है इसके काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन है और ये बड़ी स्लोली मूव करता है। तो जो शहद है इसका जो गाढ़ापन है, इसकी जो विस्कासिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई होप कि मैंने विस्कासिटी को जो है ना आपको समझा दिया। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो काइंडली क्वेश्चन करें, कमेंट में लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब दोस्तों जितने भी फ्लूइड्स हैं, चाहे वो लिक्विड्स हों या गैसेस हों, वो सब के सब कुछ ना कुछ विस्कासिटी रखते हैं, यानी उनकी ईटा की जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है, यानी उनकी ईटा की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनमें से मूव करता है, मिसाल के तौर पर जब आप पानी में स्विमिंग करते हैं तो पानी एक ड्रैग फोर्स आपके ऊपर लगाता है, आपको रोकने की कोशिश करता है, आप इजीली मूव नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह हवा में जब हम मूव करते हैं तो एक कम फोर्स लगती है बनिस्बत पानी के, लेकिन वो एक हवा भी एक रेजिस्टेंस शो करती है। इसी तरह जब हम किसी गाड़ी में या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है थ्रू एयर वाटर, तो उसके ऊपर उस फ्लूइड की वजह से, मिसाल की तरह हम एयर की मिसाल लेते हैं, जब हम सड़क पर गाड़ी में मूव करते हैं तो हवा गाड़ी के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाती है, एक रोकने वाली फोर्स लगाती है। तो गाड़ी को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ताकि वो उस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम कर सके। तो जो फ्लूइड की तरफ से जो फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। यानी ड्रैग फोर्स का मतलब ये है कि ऐसी फोर्स जो रोकने की कोशिश कर रही हो। तो इसको हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर जो हमारे यहाँ पे गाड़ी है, वो जब फ्लूइड में से मूव कर रही है, एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब ये कि एक अपोजिंग फोर्स लगेगी, यानी गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्लूइड उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी गाड़ी इस तरफ जा रही है तो जो अपोजिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग यानी अपोजिंग फोर्स, जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जो जो हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, हवा की जो तरफ से जो मुज़ामत वाली फोर्स होती है वो भी बढ़ती जाती है। ये आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक कम स्पीड पे चलाएंगे तो हवा की कम प्रेशर आपके ऊपर लगेगा, लेकिन जो ही हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो हवा की भी रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा होती जाती है। तो ये ड्रैग फोर्स जो होती है, ये जो जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाती है। दोस्तों अब ये सवाल होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फ्लूइड की तरफ से ड्रैग फोर्स लग रही है उसको कैसे फाइंड किया जाए। तो इसका जवाब ढूंढा था एक साइंटिस्ट जिसका नाम स्टोक्स था। स्टोक्स ने कहा कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस r है, वो स्पीड v से मूव कर रहा है थ्रू अ फ्लूइड जिसकी विस्कासिटी ईटा है, तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगती है वो होती है 6 पाई ईटा, यानी फ्लूइड की विस्कासिटी जिसमें से मूव कर रहा है r, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्पीड v के बराबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही क्यों कंसिडर किया गया। तो इसका जवाब ये है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस में इस्तेमाल होता है। अब ड्रैग फोर्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये स्पीड v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो जो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन ये जो रिलेशन है ये वैलिड है जब ऑब्जेक्ट बहुत स्लोली मूव कर रहा हो स्पीड v के साथ। जब हाई स्पीड के ऊपर जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ड्रैग फोर्स ये सिंपली प्रोपोर्शनल नहीं होगी v के साथ, बल्कि ये v के अंडर रूट के साथ या v के स्क्वायर के साथ इसका रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले हम ये थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिर टर्मिनल वेलोसिटी की ज़रूरत क्या है, क्या इसे पढ़ना चाहिए। तो इसी पे मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि बारिश होने वाली है और बादल जो हैं वो हैं कोई 3 किलोमीटर की हाइट पर। यही कुछ मैंने यहाँ पे शो किया। यहाँ पे जो है ना वो बादल हैं और नीचे सारी जो है ना वो एयर है। बारिश होती है तो जो पानी के ड्रॉपलेट बनते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्फीयर शो करा दिया जिसका रेडियस r है। इसी तरह के कई बारिश के कतरे होंगे, उनमें से मैंने एक यहाँ पे शो किया है। ये बारिश का कतरा जो है ये ऐसा ऐसा नीचे आएगा और इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी।
यहाँ पे जो है वो हमारी है अर्थ, यहाँ पे जो है ना वो ग्राउंड लेवल है। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी, v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू हाइट। अब ड्रॉप यहाँ पे जो है बादल हैं, तो ड्रॉपलेट यहाँ से गिरना शुरू होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0। तो फाइनल वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूँ vf इज इक्वल टू √2gh। इसमें वैल्यूज़ प्लग इन कर देता हूँ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 है, हाइट है 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं। बिल्कुल जिस तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, किलो का मतलब होता है 1000। तो ये मैं सारे यूनिट कंसिस्टेंट करने के लिए, एक जैसे ही करने के लिए मैं इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट लेने के बाद 242.6 मीटर पर सेकंड। ये होगी इस बारिश के कतरे की वेलोसिटी जब ये ज़मीन पे पहुंचेगा। लेकिन इन एक्चुअल जो हम प्रैक्टिकल केसेस में देखते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट गिरता है बारिश के बाद ज़मीन पर, उसकी वेलोसिटी होती है 15 से 20 मीटर पर सेकंड। अब ये 242.6 और 15 से 20 मीटर पर सेकंड की जो का फ़र्क है, इसकी क्या वजह है? थोड़ा सोचिए, इसका जवाब हमें देगी टर्मिनल वेलोसिटी। तो चलिए टर्मिनल वेलोसिटी को पढ़ते हैं। दोस्तों, इस जगह पे बादल है, यहाँ से जब बारिश का कतरा गिरता है तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये नीचे गिरता है। इसकी जो है ना वो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो है ना इसके वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और यहाँ पे इस पर फोर्स लग रही होगी ग्रेविटी की वजह से। अब ये हवा में से होता हुआ आ रहा है, तो हवा इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाएगी जो इस मोशन को अपोज करेगी। ये होगी अपवर्ड, ये होगी फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब ये पार्टिकल नीचे गिरता आएगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता आएगा, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक इसके वेट की वजह से, दूसरा इसकी ड्रैग फोर्स की वजह से। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो हम लिख सकते हैं, नेट फोर्स होगी वेट और ड्रैग फोर्स का सम, वेट माइनस ड्रैग फोर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो जो ड्रॉपलेट नीचे गिरता आएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि स्पीड के बढ़ने के साथ साथ ड्रैग फोर्स इतनी बढ़ जाएगी कि ये वेट के बराबर हो जाएगी। तो फिर उसके ऊपर नेट फोर्स, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जी बोले 0। ये हो जाएगी 0, तो 0 हो जाएगी। नेट फोर्स, वेट और ड्रैग फोर्स जो हैं ये बराबर हो जाएंगी। इस लम्हे पर जो ये ड्रॉपलेट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा, जो ये पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी हासिल कर चुका होगा, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का मतलब होता है इंतहाई, आखिरी। जिस तरह वो टर्मिनेटर मूवी है ना, कि वो आखिरी स्टेज होती है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जिसके साथ ये पार्टिकल नीचे गिरता आएगा, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि वो जो रिलेशन है वो तब एप्लीकेबल है जब एयर रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन इस केस में जिस फ्लूइड में से मूव करता हुआ आ रहा है ये पार्टिकल, बारिश का कतरा, या फॉग भी हो सकता है। फॉग का मतलब ये है कि बाहर वाटर होगा और अंदर एयर भरी हुई होगी, तो ये केस भी हो सकता है। तो अब इस फॉग के ऊपर ये एयर एक ड्रैग लगा रही है, तो उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी हम वो पहले वाले तरीके से फाइंड नहीं कर सकते, इसमें हम ड्रैग फोर्स को कंसीडर करना होगा। तो अब जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा नीचे, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको डिफाइन कर लेते हैं, द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट velocity of
एन ऑब्जेक्ट इस केस में हमारा ये स्फेरिकल ड्रॉप है फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक हो गया। अब हम इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं। वेट होता है जी mg और ड्रैग फोर्स हमने स्टोक्स लॉ की मदद से एक लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, वो हम वहाँ से फाइंड करते हैं 6 पाई ईटा आर वी। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो ये जो मैस है, मैस को हम लिख सकते हैं, ये है जी डेंसिटी ज़रबे वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो स्फीयर का क्या होता है वो आपको पता है, वो हम पुट कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। सही हो गया। ये वैल्यू हम इस पे पुट करते हैं दोबारा, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी ज़रबे 4/3 पाई आर क्यूब। मैस की वैल्यू आ गई, हम ये इक्वेशन 1 में मैस की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब m की इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, डेंसिटी ज़रबे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब वी जो है ये वो स्पीड है जिसके साथ ये पार्टिकल नीचे आएगा, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सही हो गया। अब हम थोड़ी सी इसको मैनिपुलेट करेंगे, ये पाई से कट जाएगा, आर ये आर के स्क्वायर से कट जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है तो बाकियों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आखिर में रिलेशन आ जाएगा वी टी इज इक्वल टू 2/9 जी रो आर स्क्वायर ओवर ईटा। अब इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको मैं साइड पे कर लेता हूँ और वेरिएबल वैल्यूज़ की वजह से मैं आपको MCQs के लिए थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये 2/9 जी ये तो कांस्टेंट है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। रो आर स्क्वायर ओवर ईटा। रो है इसकी डेंसिटी, ये जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, ये अगर ज़्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। आर क्या है, इसका रेडियस है, यानी स्फीयर जितनी बड़ी होगी, स्फेरिकल पार्टिकल जितना बड़ा होगा उतना टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और ईटा है विस्कोसिटी, उस मीडियम के जिसमें से होता हुआ ये पार्टिकल आ रहा है। अगर ये विस्कोसिटी कम होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर ये विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड फ्लो प्रैक्टिकल केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। फ्लूइड फ्लो की बेसिकली दो टाइप्स हैं। स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो में हर पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड एक ख़ास पैटर्न पर मूव करता है, ख़ास तरतीब के साथ मूव करता है, और फ्लूइड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं। और ये फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जो वक्त के गुजरने के साथ साथ सेम रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। मिसाल के तौर पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैनाल के अंदर पानी एक ख़ास तरतीब के साथ फ्लो कर रहा है, लेयर्स एक दूसरे के साथ टकरा नहीं रही, कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई इंतशार नहीं है, पार्टिकल एक ख़ास मखसूस अंदाज से जो है ना वो मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के फ़्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो में हर पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड का हर पार्टिकल एक स्मूथ पाथ पे मूव करता है, जिसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। मिसाल के तौर पर या मैं एक पाइप शो करता हूँ जिसके अंदर से फ्लूइड मूव कर रहा है। ये एक पाइप है जिसको मैंने ब्लू कलर में शो कर दिया, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो मैं ग्रीन लाइंस की मदद से शो करता हूँ। ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड, मिसाल के तौर पर ये पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्मूथ पाथ कॉल्ड अ स्ट्रीम लाइन, यानी ये एक स्मूथ पाथ के ऊपर मूव करता है जिसको हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं स्ट्रीम लाइन। और ये डिफरेंट जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइप का जो है वो क्रॉस सेक्शन थोड़ा चेंज हुआ है, साइज़ थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन जो स्ट्रीम लाइंस हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लिया है कि एक दूसरे को इन्होंने क्रॉस नहीं किया, एक दूसरे से टकराई नहीं है। यहाँ भी ये चार अलग-अलग थी और यहाँ भी ये चार अलग-अलग ही हैं। और ये फ़्लो जिस तरह आपने वो कैनाल वाली एग्जांपल में भी देखा, यहाँ पे ये वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होता। इस तरह के फ़्लो को हम स्टेडी फ़्लो कहते हैं। यानी स्टेडी का मतलब होता है फिक्स, यानी ये वक्त गुजरने के साथ साथ एक जैसा रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी।
वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में ये स्ट्रीम लाइंस हैं। अब इसको हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं जिस तरह बुक में लिखा हुआ है, द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीम लाइन और लेमिनार। फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन या लेमिनार कह सकते हैं इफ़ एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स विच पास दैट पॉइंट्स अर्लियर। यानी फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन या लेमिनार कह सकते हैं अगर हर पार्टिकल उसी रास्ते में से गुजरता है जिससे उससे पहले वाले पार्टिकल गुजर के गए हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये पार्टिकल ये इस रास्ते से गुजर रहा है, इसने वही रास्ता अख्तियार किया है जो इससे पहले वाले पार्टिकल अख्तियार करके गए हैं। तो इस तरह के फ़्लो को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन या लेमिनार फ़्लो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये समझा दिया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर यू। दोस्तों, फ्लूइड की दूसरी टाइप को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ़्लो। ऐसा फ़्लो होगा जिसमें वेलोसिटी बड़ी तेज़ी से चेंज होगी और फ्लो का कोई ख़ास पैटर्न नहीं होगा, हर पार्टिकल अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहा होगा, इंतशार की कैफियत होगी। मिसाल के तौर पर इस कैनाल में आप देख सकते हैं कि पानी की जो डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस हैं, जो डिफरेंट लेयर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं और ये हर लम्हे चेंज हो रहा है और इसका कोई पैटर्न नहीं है, हर पार्टिकल अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहा है। इस तरह के फ़्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ़्लो। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस अब्रप्टली, यानी फ्लूइड की वेलोसिटी बड़ी तेज़ी से चेंज होती है। एग्जैक्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, यानी फ्लूइड का पाथ क्या होगा, फ्लूइड किस पैटर्न में मूव करेगा, हम ये नहीं बता सकते। अब दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे आपको एक दफ़ा कैनाल की मिसाल दी, एक और मिसाल ये भी हो सकती है कि अगर फ्लूइड के फ़्लो के दौरान कोई रुकावट है तो उसमें से जब फ्लूइड गुजरता है तो उसके वेलोसिटी भी चेंज होती है, उसका पैटर्न भी चेंज होता है और की लेयर्स, उसकी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से टकराती हैं। तो हम एक उस तरह का केस भी देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ये ब्लू कलर में एक रुकावट शो की है, कोई भी जो है ना कोई प्लेट हो सकती है। अब ग्रीन कलर में यानी यहाँ फ्लूइड की लेयर्स शो की हैं। अब फ्लूइड यहाँ पे जब आ रहा है तो उसे एक रुकावट महसूस होती है, तो फ्लूइड इसके साइड से गुजर जाता है तो इसके पैटर्न चेंज हो जाता है, इसकी लेयर्स आपस में टकराती हैं और एक इर्रेगुलर पैटर्न बन जाता है जो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहेगा और इसका पाथ भी बताना मुश्किल होगा। इस तरह के फ़्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ़्लो। यानी इसको हम डिफाइन कर लें, अगर इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ़्लो ऑफ द फ्लूइड इज़ कॉल्ड टर्बुलेंट फ़्लो। अनस्टेडी का मतलब ये होगा कि ऐसा फ़्लो जो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहेगा, और इर्रेगुलर से मुराद जिसका कोई पैटर्न ना हो। यहाँ पे थोड़ा हम आइडियल फ्लूइड के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खुसूसियात, और आइडियल फ्लूइड से मुराद है परफेक्ट फ्लूइड। अब कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात होनी चाहिए कि जो एक फ्लूइड को आइडियल बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले ये है कि फ्लूइड हो नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब ये है कि जब फ्लूइड मूव करे तो इसकी मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, यानी एक लेयर दूसरे को रोकने की कोशिश ना करे। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि ये कंप्रेस ना हो। मिसाल के तौर पर पानी के ऊपर अगर प्रेशर लगाएं तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो इसको हम इनकम्प्रेसिबल कह सकते हैं। तीसरा कि द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। स्टेडी का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया, फिक्स, यानी एक ऐसा फ्लो होना चाहिए जो वक्त गुजरने के साथ साथ फिक्स रहे, उसका ख़ास शेप और पैटर्न है और ये चेंज ना हो। वेलकम। इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आखिर होती क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि मास ऑफ द फ्लूइड जो है वो कंजर्व रहता है, यानी एक रीजन के अंदर जितना मास इंटर होता है उतना ही मास एग्जिट होता है। यानी 5 किलो अगर पानी एक रीजन में इंटर हुआ है तो वो 5 किलो ही पानी एग्जिट होगा। इसको हम सादा तरीन ज़बान में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इसको हम ड्राइव करने के लिए यहाँ पे मैं एक पाइप शो करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म साइज़ का, उसके बाद हम ये डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ये वाला हिस्सा पाइप का इनलेट है और ये एग्ज़िट है पाइप का। इस एरिया को हम A1 कह देते हैं और इस एरिया को हम कह देते हैं A2। इस हिस्से में से फ्लूइड 1 स्पीड के साथ मूव कर रहा है और ये एग्जिट वाले हिस्से से फ्लूइड V2 की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और फ्लूइड मूव कर रहा है अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस को यहाँ मैं ग्रीन कलर में शो कर देता हूँ।
अब थोड़ा सा हिस्सा हम इनलेट पोर्शन का और थोड़ा सा हम एग्ज़िट वाले का कंसीडर कर लेते हैं। इसकी लेंथ x1 है और इसकी लेंथ है जी। अब फ्लूइड इस पाइप के अंदर स्ट्रीम लाइन यानी एक ख़ास पैटर्न के तहत मूव कर रहा है और ये फ़्लो एक ऐसा फ़्लो होगा जो वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होगा। यानी अब जो फ्लूइड इंटर हो रहा है उसको मैं कहता हूँ डेल m1। अब डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, डेंसिटी होती है जी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मैस आ जाएगा वॉल्यूम ज़रब डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट कर देते हैं और वॉल्यूम को डेल वी से। अब ये इंट्रेंस पोर्शन पे है तो इसको हम 1 कह रहे हैं। अब जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया, ये जो A1 है इंटू लेंथ, ये जहाँ पे हम डेल एक्स से शो कर रहे हैं, यानी A1 डेल x1। उसके बाद आप जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे हमारा है, ये वाली जो लेंथ है ये वही डिस्टेंस है जो फ्लूइड मूव करता है जब ये पाइप के आगे जाना शुरू करता है, डेल एक्स है और टाइम है हमारा जी टी। अब डेल x1 हो जाएगा स्पीड ज़रबे टी। स्पीड यहाँ पे हमारी क्या है v1, ये हो जाएगा रो1 A1, डेल x1 की वैल्यू आ जाएगी स्पीड ज़रबे डिस्टेंस यानी v1 ज़रबे टी। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमने कैलकुलेट कर लिया जो इंट्रेंस पोर्शन पर, जो ये फर्स्ट पोर्शन पर जो मैस इंटर हो रहा है। अब यही मैस एग्ज़िट होगा, अब उसको हम कंसिडर करते हैं, ये इसको हम कह देते हैं 2 एट पार्ट 2। यहाँ पे जो मैस होगा वो भी हम इसी तरह ही देख लेते हैं, डेंसिटी ज़रबे वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होगा, एरिया और ये वाली जो लंबाई है A2 डेल x2। हम इस लेंथ को डेल एक्स को जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्लूइड ने इस एग्जिट पोर्शन से निकलते हुए, इसको हम इस तरह वेलोसिटी के टर्म में लिख लेते हैं, रो2 A2 v2 ज़रबे डेल्टा टी। अब ये हमने दो पोर्शन निकाली है, इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं, इक्वेशन बी कह लेते हैं। इंट्रेंस पर भी आ गया और एग्जिट पर भी आ गया, यानी जो फ्लूइड इंटर हो रहा है उसके लिए मैस डेल m1 जो है वो इक्वेशन ए की मदद से हमने शो कर दिया और जो एग्जिट हो रहा है वो हमने इक्वेशन बी की मदद से शो कर दिया। अब अगर फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल से मुराद ये है कि उसके ऊपर हम अगर प्रेशर लगाएं तो उसका वॉल्यूम चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी के ऊपर आप जितना मर्जी जोर लगाएं इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो ये इस तरह के फ्लूइड को हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। और स्टेडी है, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि ये वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों मैस जो हैं वो बराबर होंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं डेल m1 इज़ इक्वल टू डेल m2। इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे इक्वेशन ए और बी की मदद से। अब क्योंकि ये स्टेडी है, वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होगा, तो ये टाइम इंटरवल दोनों केसेस में सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा जी कैंसल। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब पहले हमने बात की कि हमारा फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो हम रो1 और रो2 को भी आपस में कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2। इसके लिए जो स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट ए पॉइंट along the pipe is कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद ये है कि अगर ये एक पाइप है तो इसका जो ये वाला एरिया है, यानी मैं इसको अगर काटूँ तो जो ये वाली सरफेस होती है ये वाला एरिया। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप और फ्लूइड स्पीड, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड स्पीड का, वो इस पाइप के अलॉन्ग किसी भी पॉइंट के ऊपर, मैं इस पॉइंट पर लूँ इस पॉइंट पर लूँ, वो वैल्यू होगी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको यूनिट्स की मदद समझाता हूँ। एरिया का यूनिट क्या होता है जी बोलें मीटर स्क्वायर। साथ क्या है स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। ये होता है वॉल्यूम पर सेकंड।
यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक रीजन में से पानी या कोई भी फ्लूइड वो स्टेडली फ्लो कर रहा है और वो इनकम्प्रेसिबल है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर जब आप पौधों को पानी लगा रहे होते हैं पाइप से, तो पाइप से पानी एक ख़ास मिकदार में आ रहा होता है, लेकिन अगर आप पाइप का जो बाहर वाला किनारा है उसको दबा दें, उसको प्रेस कर दें, तो पानी तेज़ी से आता है, लेकिन उस वक्त एरिया कम हो जाता है। एरिया कम हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है जिसको हम कह रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट रहता है। यानी अगर पाइप को दबाने से पहले 5 लीटर पर मिनट पानी निकल रहा था, तो पाइप को दबाने के बाद भी 5 लीटर पर मिनट ही पानी निकलता रहेगा। लेकिन अब दबाने से पहले उसका जो एरिया है पाइप का एग्जिट पे वो ज़्यादा होता है, दबाने के बाद वो कम हो जाता है, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन वॉल्यूम फ्लो रेट आपका कांस्टेंट ही रहेगा। इस एवी को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। हम बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बर्नौली इक्वेशन क्या है, ये क्यों ड्राइव की गई, ये किन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है और क्या इसकी कोई एप्लीकेशन भी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बर्नौली इक्वेशन। दोस्तों इन दोनों को आप अलग कर लें दरमियान में से। दोस्तों किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उस आर्टिकल का जो टाइटल है उसके ऊपर आप थोड़ा गौर किया करेंगे, आखिर उसका मतलब क्या है, उसमें कोई आपको मीनिंग मिल रहा है या नहीं। यही अब टेक्निक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब एक है बर्नौली, दूसरा है इक्वेशन। इक्वेशन आप जानते हैं, बर्नौली एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने 1738 में एक इक्वेशन लिखी जिसको हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब दोस्तों सवाल ये है कि अब बर्नौली को आखिर क्या मौत पड़ी थी कि उसने ये इक्वेशन लिखी, और हमें अब क्या पड़ी है कि हम ये जो है ना ये ड्राइव करते रहें और इसको समझते रहें। इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बर्नौली ने सोचा कि जिस तरह सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, मिसाल के तौर पर एक बॉल है, जब वो हाइट पर होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स हाइट। जो वो नीचे गिरती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसी तरह क्या फ्लूइड्स में भी कोई एनर्जीज़ एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती हैं? जिस तरह ये बॉल ये ग्राउंड लेवल से एक ख़ास हाइट पर है और इस वक्त इसमें एनर्जी 10 जाउल है, और ये 10 जाउल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन है। यहाँ से बॉल को हम छोड़ते हैं, बॉल आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इस पोजीशन के ऊपर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 6 जाउल है और पोटेंशियल एनर्जी 4 जाउल है। टोटल एनर्जी कंजर्व ही रही। अब ये बॉल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते जब ये ग्राउंड से टकरा जाती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई ख़त्म, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो पोजीशन की वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है। यहाँ पे इसकी हाइट बची ना, क्योंकि ये ग्राउंड से टकरा गई है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई जी 10 जाउल। अब बर्नौली ने देखा कि जिस तरह सॉलिड मैसेज के अंदर, सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी तो सेम रहती है। क्या इसी तरह कोई फ्लूइड के लिए भी कंसेप्ट है? तो उसने यही सोच जो है फ्लूइड्स के ऊपर लगा दी। तो जो उसे इक्वेशन मिली उसने उसको कह दिया बर्नौली इक्वेशन। यानी ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लूइड्स। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम इसकी थोड़ा डेरिवेशन की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए मैं पहले एक पाइप ड्रा कर लेता हूं जिसके दोनों एंड्स पे एरिया डिफरेंट है। ये मैंने पाइप का अपर एंड ड्रा कर लिया। मैं लोअर एंड ड्रा करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इस पाइप में से फ्लूइड मूव कर रहा है। पाइप में से गुजरने वाले फ्लूइड को मैं ब्लू बॉल पेन की मदद से शो कर देता हूं। दोस्तों इनिशियली हम इस A-B रीजन में फ्लूइड का फ्लो कंसीडर करते हैं। तो A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है एट अपर एंड और A2 क्रॉस सेक्शन एरिया है एट लोअर एंड। ये वेलोसिटी V1 के साथ मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी V2 के साथ
मूव कर रहा है। अब हम वर्क करते हैं इस फ्लूइड के ऊपर, जिसकी वजह से ये फ्लूइड डिस्टेंस डेल x1 मूव करके ए से ए प्राइम पर पहुंच जाता है। इसी तरह लोअर एंड पर फ्लूइड बी से बी प्राइम तक पहुंच जाता है और डिस्टेंस ट्रैवल करता है डेल x2। अब दोस्तों इस एंड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है। इस तरह इस एंड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है। ये मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब दोस्तों ये हमारा रेफरेंस या ग्राउंड लेवल है। इस रेफरेंस से अपर एंड की हाइट h1 है और इस लोअर एंड की हाइट h2 है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि फ्लूइड जब ए बी से ए प्राइम बी प्राइम तक शिफ्ट हुआ है तो इस दौरान ये दरमियान वाले हिस्से में कितना वर्क हुआ है। दोस्तों वर्क डन एट अपर एंड हमारे पास बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब दोस्तों आप जानते हैं कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इस सैंड के ऊपर प्रेशर P1 है और एरिया A1 है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह जो लोअर एंड पर वर्क होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये भी दोस्तों बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दोस्तों ये वाला वर्क माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? वो इस वजह से दोस्तों ये फ्लूइड जब बी से बी प्राइम की तरफ मूव करना शुरू करता है तो यहाँ पे जो फ्लूइड था इनिशियली जब हम सेक्शन ए बी कंसिडर कर रहे थे तो इस जगह पे जो फ्लूइड है इस जगह पे वो इसको मूव नहीं करने देगा, वो इसको रोकेगा, वो इसको इस तरह रोकेगा, ना जा भाई ना जा। ये कहेगा नहीं मैंने जाना है। तो क्या होगा, फ्लूइड बी से बी प्राइम तक तो मूव कर गया, लेकिन जो फोर्स है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो इस वजह से ये वर्क नेगेटिव होगा। फोर्स क्या लगेगी P2 A2 ज़रबे डेल x2। नेटवर्क जो है वो इन दोनों वर्क्स का सम होगा, वर्क एट अपर प्लस वर्क एट लोअर एंड। अपर वाले को मैं W1 कह देता हूँ और लोअर वाले को W2 कह देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं P1 A1 डेल x1 माइनस P2 A2 डेल x2। अब दोस्तों इस अपर एंड पर वेलोसिटी क्या है V1। V1 किस चीज़ के बराबर होगी? डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम हम कंसिडर करते हैं T। दोस्तों यहाँ पे हम स्टेडी फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं। स्टेडी का मतलब ये कि वक्त के साथ साथ फ्लूइड का फ्लो चेंज नहीं होगा, यानी टाइम T के दौरान इस रीजन में जितना फ्लो हुआ है उतना ही इस रीजन में होगा। यानी अगर 5 सेकंड में यहाँ पर 3 लीटर पानी फ्लो करता है तो यहाँ पर भी 5 सेकंड में 3 लीटर पानी फ्लो करेगा। इस रिलेशन से मैं डेल x1 निकाल लेता हूँ V1T। इसी तरह V2 बराबर होगा इस एंड के ऊपर जो वेलोसिटी V2 है, डिस्टेंस क्या है डेल x2 ओवर टाइम। टाइम सेम है क्योंकि स्टेडी फ्लो है। डेल x2 इज इक्वल टू V2T। अब दोस्तों इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ 1 डेल x1 और डेल x2 की वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तुम्हारे पास नेटवर्क आ जाता है V1 A1 V1T माइनस P2 A2 V2T। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो लाजमी देखें ताकि आपको ये डेरिवेशन आसानी से समझ आती रहे। तो दोस्तों इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की मदद से हम जानते हैं A1 V1 यानी एरिया एट अपर एंड मल्टीप्लाइड वेलोसिटी एट अपर एंड बराबर होंगे A2 V2 एरिया एट लोअर एंड और वेलोसिटी एट लोअर एंड, इनका जो प्रोडक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होगी। अब इस इक्वेशन को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड से।
A1 V1 इंटू टी, A2 V2 इंटू टी। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि A1 V1 एरिया का क्या यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब किस चीज़ का यूनिट होता है, बोलो बोलो, वॉल्यूम, वॉल्यूम पर सेकंड। यानी कितना वॉल्यूम एक ख़ास वक्त में फ़्लो कर रहा है। अब इसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या चीज़ आ जाएगी, बोलो बोलो, सेकंड, सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। यही कुछ हमने यहाँ पे किया है। A1 V1 का यूनिट क्या था, मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको हमने टाइम से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और ये इस फ्लूइड का वॉल्यूम ले लो या इसका ले लो, ये दोनों बराबर होंगे। अंडर कंसिडरेशन वॉल्यूम को मैं V से डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब ये वैल्यूज़ मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ तो मेरे पास नेटवर्क बन जाएगा P1 A1 V1 T की जगह क्या आ गया, वॉल्यूम, माइनस P2 A2 V2 T की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो क्या बन गया, P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। अब दोस्तों आप जानते हैं कि डेंसिटी किस चीज़ के बराबर होती है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ से वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर आया, मास ओवर डेंसिटी। ये यहाँ पे दोबारा पुट कर दो, नेटवर्क इज इक्वल टू P1 माइनस P2, वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर है, m ओवर रो। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3। दोस्तों ये आ गया नेटवर्क जो हमने इस फ्लूइड के ऊपर किया, जो रीजन ए बी के दरमियान था और ये मूव करके ए प्राइम बी प्राइम तक पहुंच गया। अब सवाल पैदा होता है दोस्तों कि ये जो हमने वर्क किया है इस फ्लूइड के ऊपर, ये कहाँ गया। पहली चीज़ तो आपको जब नज़र आ जानी चाहिए, अब तक नहीं आई तो गौर से देखो कि फ्लूइड ने यहाँ से जब यहाँ मूव किया है, ये यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो क्या हुआ, मूवमेंट हुई है ना, मूवमेंट हुई, वेलोसिटी इन्वॉल्व हुई, वेलोसिटी इन्वॉल्व हुई तो क्या इन्वॉल्व हुआ, काइनेटिक एनर्जी। तो पहला जो इस वर्क का हिस्सा होगा वो कहाँ इस्तेमाल होगा, काइनेटिक एनर्जी में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं क्या आती है जी। इस साइड पे क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, 1/2 mv2 स्क्वायर, ये v वेलोसिटी जो थी यहाँ पर, माइनस इस साइड पे क्या होगी, 1/2 mv1 स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों। अब m हम सेम ले रहे हैं क्योंकि दोनों साइडों पे सेम मास ऑफ फ्लूइड होगा, इस जगह पर भी इस जगह पर भी, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो किसी भी दो रीजन्स के दरमियान मास सेम रहेगा। अब एक तो इस नेटवर्क का हिस्सा इस्तेमाल हो गया काइनेटिक एनर्जी में, दूसरा कहाँ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि ये वाला एंड है ज़्यादा हाइट पर और ये है कम हाइट पर। फ्लूइड यहाँ से यहाँ मूव किया और यहाँ से यहाँ मूव किया। अब ये दरमियान वाला फ्लूइड भी तो मूव किया है ना, तभी ये फ्लूइड ए बी से ए प्राइम बी प्राइम पे मूव हुआ। अब हाइट इन्वॉल्व होगी, अब हाइट इन्वॉल्व हो तो कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। उसको भी वेरिएशन हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg, इस जगह पे क्या हाइट होगी h2 माइनस mg h1। इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन कह देता हूँ 5। एक चीज़ देखो, जो हमने नेटवर्क दिया वो इस्तेमाल हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस वजह से फ्रिक्शन में आपका कोई वर्क ज़ाया नहीं होने लगा। नॉली इक्वेशन जो है वो इन 3 कंडीशंस के अंदर अप्लाई होती है कि फ़्लो स्टेडी हो, वक्त के साथ साथ चेंज ना हो। दो रीजन्स के दरमियान अगर 5 सेकंड में 3 लीटर फ्लूइड मूव किया है तो अगले 5 सेकंड में भी 3 लीटर फ्लूइड ही मूव करेगा, उसकी डेंसिटी चेंज ना हो, उसके अंदर फ्रिक्शन ना हो। अब जो नेटवर्क हमने दिया वो इस्तेमाल हो गया फ्लूइड की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में। अब यही हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, अप्लाइंग
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू दिस वॉल्यूम। यही वॉल्यूम जो यहाँ पर है और यहाँ पर है। वर्क डन बराबर है चेंज इन एनर्जीज के। अब दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको कि हम बर्नौली इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लूइड्स क्यों कहते हैं। वर्क डन की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 से, P1 माइनस P2 m/ρ इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जीज है तो किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 और 5 की मदद से। अब दोस्तों क्या करो कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो रो ओवर एम से। मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय रो ओवर एम, मल्टीप्लाइड बाय रो ओवर एम, रो ओवर एम, यहाँ भी यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, रो से रो, यहाँ एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ भी एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम से एम। तो मेरे पास क्या रिलेशन आया, P1 माइनस P2 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब 1 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो अपर एंड पर हैं और 2 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हैं लोअर एंड पर। अपर एंड वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं, P1 इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस ये P2 हम दूसरी साइड पे ले आए, हाफ रो V2 स्क्वायर रो GH2। अब दोस्तों इस इक्वेशन का मतलब क्या है बताओ, सोचो। इस इक्वेशन का मतलब ये है जो एनर्जी है फ्लूइड की वो 3 हिस्सों में तकसीम रहेगी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी का जो सम है आप किसी जगह पर इस पाइप में ले लो, ये तीनों एनर्जीज का सम बराबर रहेगा। हो सकता है इनके आपस में वैल्यूज ऊपर नीचे होती रहें लेकिन जो सम आएगा वो बराबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल करके, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली प्रिंसिपल। टॉरिस-इलीस थ्योरम पढ़ेंगे तो चलो जल्दी से पेन और कॉपी पकड़ लो और लेक्चर नोट डाउन करना शुरू करो। अब दोस्तों सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि टॉरिस-इलीस थ्योरम का मतलब क्या है। दोस्तों ये जो टॉरिस-इली है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डेरिवेशन, ये थ्योरम पेश किया और उसके बाद उसकी याद में उसको इज्जत देने के लिए, उसको रिगार्ड देने के लिए ये थ्योरम उसी के नाम पर ही रख दिया गया। अब दोस्तों चले देखते हैं कि टॉरिस-इली थ्योरम आखिर है क्या। दोस्तों टॉरिस-इली ने कहा कि एक बहुत बड़ा टैंक है आपके पास, एक शहर की मिसाल के तौर पर जिसमें टैंकियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उस तरह की एक टैंकी है और उसके बॉटम के ऊपर और उसके नीचे वाले हिस्से के ऊपर एक छोटा सा सुराख है, ओपनिंग है। अगर वो टैंकी पानी से भरी हुई है और उस के बॉटम पे मौजूद छोटी सी ओपनिंग में से अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड निकल रहा है छोटी सी ओपनिंग में से, तो वो फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी। ये वेलोसिटी इस बंदे टॉरिस-इली ने फाइंड की, जो आज हम ड्राइव करने जा रहे हैं कि उसके लिए क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वो बड़ा सारा टैंक जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद हम ये रिलेशन ड्राइव करेंगे। दोस्तों ये डेरिवेशन इंतहाई आसान है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कोई मसला नहीं आएगा इस टॉपिक को समझने में। ये मैं टैंक बना लेता हूँ, ये छोटी सी ओपनिंग है। टैंक के अंदर मौजूद पानी को मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ। इस ओपनिंग को मैं ए का नाम देता हूँ। ये सरफेस ऊपर वाली दोस्तों ओपन है, इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ये वेलोसिटी V1 के साथ नीचे आ रही है और यहाँ से इस ओपनिंग के थ्रू V2 वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रही है। इस टैंक की हाइट H1 है और इस ओपनिंग की बॉटम से हाइट है जी H2।
ये टोटल हाइट h1 है और ये छोटे वाली हाइट है h2। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो। टोटल हाइट में से ये वाला माइनस कर दो तो आपके पास ये हाइट आ जाएगी h1 माइनस h2। अब दोस्तों इस पॉइंट को मैं 1 का नाम दे देता हूँ और इसको 2 का नाम दे देता हूँ। 1 ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ओपन टू द एटमॉस्फेयर, और 2 ये ओपनिंग वाला। इसके ऊपर मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन। दोस्तों बर्नौली इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ सके। दोस्तों बर्नौली इक्वेशन थी 2 पॉइंट्स के लिए, 1 के लिए लिखता हूँ मैं P1 प्रेशर प्लस रो जी H1 पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 के लिए भी इसी तरह मैं लिख लूँगा P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ओपन टू द एयर है तो हवा का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक ही होता है। ओपनिंग से जब फ्लूइड बाहर निकल रहा है तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो यानी P1 और P2 ये दोनों होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों सेम है, इनको कैंसिल कर दो। अब दोस्तों टैंक की विड्थ बहुत ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर पर ये होगी 100 फुट और ये कितनी होगी 2 फुट 3 फुट, इतना फ़र्क होगा इनमें। तो V1 जो है ये बहुत, तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। ये वेलोसिटी जो होगी जिससे ये नीचे आ रहा होगा बहुत कम होगी बनिस्बत इस वेलोसिटी के जिससे ये बाहर निकल रहा होगा। तो V1 हम कहते हैं बहुत छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल। हम एज्यूम करते हैं कि ये 0 होगी, इस वजह से इसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। मैंने V2 स्क्वायर निकालना है तो मैं रो जी H2 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, रो जी H1 माइनस रो जी H2। इस पूरी इक्वेशन को आप रो से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू GH1 माइनस GH2। यहाँ से हमने V2 निकालना है तो 2 को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2GH1 माइनस 2GH2। अब यहाँ से हम 2G कामा ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा H1 माइनस H2। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं ले लूँगा स्क्वायर रूट। अब दोस्तों ये आ गई स्पीड जिसके साथ फ्लूइड बाहर आएगा इस ओपनिंग में से। अब दोस्तों गौर से देखो कि ये स्पीड किस चीज़ के बराबर आई है 2GH1 माइनस H2। जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें वेरिएबल क्या हो सकता है हाइट। अब यहाँ से आपको क्या समझ लग रही है, गौर से देखो थोड़ा सोचो कि ये आपका एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि जितनी आपकी हाइट ज़्यादा होगी उतनी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। मैं रिपीट करता हूँ, जितनी आपकी ये वाली हाइट ज़्यादा होगी उतनी आपकी एग्ज़िट पे जो फ्लूइड आपका निकल रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यानी मैं लिख सकता हूँ ये द स्पीड ऑफ एफ्लक्स, ये वो स्टेटमेंट है दोस्तों जो आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं वही यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब ये दोस्तों बार बार बुक में एक लफ्ज़ वो एफ्लक्स यूज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि जो एग्जिट पे निकलते वक्त फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको कह रहा है। स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है जी दोस्तों H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फ्लूइड जिस स्पीड से बाहर निकलेगा वो बराबर होगा कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा फ्लूइड इस हाइट से नीचे आते हुए। यानी बात का मकसद ये है कि यहाँ पर देखें आप रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों ये जो है ये एनर्जी है, एनर्जी आप किस तरह लिखते हैं mgh, पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह लिखते हैं ना, इसका यूनिट क्या होता है जूल। यहाँ पे क्या है रो जी एच, मैं m को लिखूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम GH और इसको मैं डिवाइड कर दूँ वॉल्यूम से तो क्या आ जाएगा रो जी एच। ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखा है।
अब ये था जाउल में, इसको मैंने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, जाउल पर मीटर क्यूब। ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब दोस्तों ये जो वेलोसिटी फ्लूइड की है जिससे वो बाहर निकल रहा है, ये कोई आसमान से नहीं उतरी। ये जब फ्लूइड इस हाइट से नीचे आया है H1 माइनस H2 से, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो समझ लग गई कि टॉर्सिली थ्योरम ये बताता है कि फ्लूइड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में किस तरह चेंज होती है। ठीक हो गया दोस्तों। अब एक और छोटी सी चीज़ उसने डिस्कस की है, वो मैं पहले ड्रा कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों अगर इस टैंक के अंदर एक और ओपनिंग भी हो B, जिसका सिरा ऊपर की जानिब हो, और यहाँ से फ्लूइड वेलोसिटी V3 के साथ ऊपर जाना हो। अब दोस्तों यहाँ पर ये होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फ्लूइड इस पाइप के अंदर राइज करना शुरू कर देगा। अब आपने ये ज्यूम करें कि ये वाला बंद है, अब सिर्फ ये ओपनिंग है। अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और ये ऊपर जाना शुरू कर देगा, तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि ये दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। ये दोनों क्योंकि सेम हाइट पर हो जाएंगे तो इनका प्रेशर सेम हो जाएगा। दोस्तों यही चीज़ मैं आपको एक एनिमेशन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेरे पास एक कप है, ये मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ इसकी मदद से। दोस्तों इस पे मैंने पानी भर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 3 सुराख किए। अब दोस्तों आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है, सबसे ज़्यादा जो दूर पानी जा रहा है वो सबसे नीचे वाले का जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा हाइट नीचे वाले सुराख के लिए है। यही कुछ टॉरिसली ने हमें बताया था कि ओपनिंग से ऊपर जितनी ज़्यादा हाइट होगी फ्लूइड की, उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगी। दोस्तों टॉरिसली थ्योरम कोई नई चीज़ नहीं है, ये बर्नौली इक्वेशन की एक सादा सी एग्जांपल है। टॉरिसली थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, तो उसकी जो बॉटम पे एग्जिट है, जो ओपनिंग है, जो छोटा सा सुराख है, उसमें जो फ्लूइड की वेलोसिटी निकलेगी वो उतनी ज़्यादा होगी जितनी उस ओपनिंग से ऊपर हाइट होगी। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्लूइड की स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब एक फ्लूइड मूव कर रहा है एक पाइप में से, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने पाइप शो किया जिसके एंड्स पर तो एरिया बड़ा है लेकिन दरमियान में एरिया थोड़ा छोटा है, नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, तो इसकी स्पीड और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन होगा। स्पीड का मतलब ये है कि इस पाइप में से ये जो ग्रीन लाइंस में मैंने फ्लूइड शो किया, ये कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है, कितनी तेज़ी से भाग रहा है। और प्रेशर ये है कि मिसाल के तौर पर इस कंटेनर में मेरे पास कोई फ्लूइड है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉर्मल फोर्स क्या लगा रहे हैं दीवारों के ऊपर, उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब इस वीडियो में हम फ्लूइड की स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम हेल्प लेते हैं बर्नौली इक्वेशन की। ये इन 2 पॉइंट्स A और B के दरमियान मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन फॉर पॉइंट्स A एंड B। दोस्तों आप बर्नौली इक्वेशन AB या BC इन किसी भी 2 पॉइंट्स के लिए लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप गौर से देखें, ये आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब पानी एक बड़ी जगह से तंग जगह पर आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और ज़ाहिर बात है अब स्पीड बढ़ी है तो कोई ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी जो कम होगी, तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो डेफिनेटली प्रेशर होगा। तो वो कम हो जाता है तंग जगह पर आकर, स्पीड बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, और जो ही ये तंग से दोबारा खुले रीजन की तरफ जाएगा, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बर्नौली इक्वेशन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट A के लिए जो है हम लिख सकते हैं प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह पॉइंट B के लिए प्लस हाफ रो V² B प्लस रो GHB। अब दोस्तों यहाँ पर A, B, C ये तीनों जो सेक्शंस हैं ये सेम हाइट के ऊपर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम ही होगी। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड पे। हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बन गई PA
प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बी। तो अब हम एज्यूम करते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर जो स्पीड है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड और पॉइंट बी के ऊपर जो फ्लूइड की स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम ये वी ए और वी की जगह, और फ्लूइड जो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं वो है पानी। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? बोलो 1000 या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। पी ए बी को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर बी माइनस हाफ, ये भी दूसरी साइड पे चले गया एक्सप्रेशन, रो वी स्क्वायर ए। यहाँ से मैं हाफ रो कॉमन ले लेता हूँ, वी स्क्वायर बी माइनस वी स्क्वायर ए। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। डेंसिटी कितनी है? 1000, वी बी 2 मीटर पर सेकंड, वी ए है जी 0.2 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इसका आप कैलकुलेटर की मदद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पी ए माइनस पी बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी ए इज इक्वल टू पी बी प्लस 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि पी ए के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है पी बी की निस्बत। पी बी की जो वैल्यू है उसमें आप 1980 ऐड करेंगे तब आप जाकर प्रेशर एट पॉइंट ए की वैल्यू आएगी। अब ये स्ट्रीम लाइंस आपको यहाँ से ये मैसेज दे रही हैं, ये आपको ये पैगाम दे रही हैं, जहाँ जहाँ स्ट्रीम लाइंस दूर होंगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस आकर क्लोज हो जाएंगी वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। क्योंकि वी बी पे हमने स्पीड ली है 2 मीटर पर सेकेंड और वी ए पर स्पीड है 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वी इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो इसकी निस्बत 10 गुना ज़्यादा है। 0.2 और 2 10 गुना का फ़र्क है। 0.2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आप जाकर पॉइंट बी के ऊपर ये स्पीड मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ से हमने ये रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड समझ लिया। ये हमें ये बताता है कि अगर किसी जगह पर प्रेशर कम होता है तो वो स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पीड अगर कम होती है तो वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ये दोनों पॉइंट सेम हाइट के ऊपर हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है ये रिलेशंस कहाँ अप्लाई होते हैं। डेली लाइफ में कहीं ये अप्लाई भी होते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। ये जो फ्लूइड की स्पीड और प्रेशर के दरमियान ये रिलेशन है ये बहुत अहमियत का हामिल है और ये बेपनाह जगह पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हवाई जहाज़ क्यों हवा में उड़ता है, कभी आपने सोचा? गौर करें। गाड़ी जितनी मर्जी तेल चल ले, कार बस ट्रेन जितनी मर्जी तेल चल ले, ये हवा में उड़ना नहीं शुरू कर देती। हवाई जहाज़ क्यों उड़ता है? तो दोस्तों हवाई जहाज़ उड़ता है इस पर की वजह से। इस पर का डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि इसके पर के ऊपर वाली साइड के ऊपर जो हवा होती है ये तेज़ी से गुजरती है। ये स्ट्रीम लाइंस जो क्लोज हैं ये शो कर रही हैं कि हवा तेज़ी से फ्लो करेगी और उसके नीचे जो है वो हवा स्लो गुजरती है। स्लो गुजरती है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रेशर है ज़्यादा नीचे वाली साइड पे, विंग की नीचे वाली साइड पे प्रेशर है ज़्यादा, ऊपर है प्रेशर कम। अब आप जानते हैं कि फ्लूइड जो है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की वजह से फ्लो करता है। तो ये नीचे ज़्यादा प्रेशर ऊपर कम प्रेशर, ये क्या करता है जहाज़ को ऊपर उठाता है और इस तरह करते करते जहाज़ हवा में उड़ना शुरू कर देता है। ठीक हो गया दोस्तों। इसी तरह एक और आपने जो क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं वो इस बात को ऑब्ज़र्व करते हैं अगर डेली के, मिसाल के तौर पर आप टेनिस मैच देख रहे हैं और सानिया मिर्ज़ा ने एक शॉट लगाई। सानिया मिर्ज़ा को तो आप जानते हैं ना, उसने एक शॉट लगाई। अब शॉट अगर बॉल के किनारे पर सेंटर से किसी जगह हट के लगेगी तो क्या होगा कि बॉल के अंदर एक ट्विस्ट आएगा, एक बॉल एक जो है वो घूमती हुई जाएगी। अब जब घूमती हुई जाएगी तो स्पिन पैदा होगा। अब स्पिन के दौरान क्या होता है कि बॉल की एक साइड के ऊपर जो हवा है वो तेज़ी से गुजरती है। ये देखेंगे लाइंस थोड़ी क्लोज हैं, यहाँ हवा ऊपर वाली साइड से तेज़ी से गुजरेगी। अब हवा तेज़ी से गुजर रही है तो प्रेशर कम होगा।
अब नीचे वाली साइड के ऊपर देखें लाइंस हैं दूर दूर, तो क्या होगा, ये प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन स्पीड कम है। अब क्या होगा कि इस बॉल के अंदर भी एक डिफ्लेक्शन पैदा हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ एक डिफ्लेक्शन की फोर्स लगेगी। तो ये बॉल जब ज़मीन के ऊपर जाके गिरेगी तो क्या होगा, ये थोड़ा सा स्पिन मार जाएगी। इससे जो है ना, वो जो अपोनेंट होता है, जो मुखालिफ प्लेयर होता है, वो थोड़ा उसको आप धोखा दे सकते हैं कि या पॉइंट ले सकते हैं उससे। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम वेंचुरी रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेंचुरी रिलेशन का मतलब क्या है। दोस्तों, वेंचुरी एक साइंटिस्ट का नाम है, एक साइंसदान का नाम है जिसने ये रिलेशन ड्राइव किया था, जिसने ये रिलेशन डिस्कवर किया था। और ये रिलेशन उसी की याद में, उसको इज़्ज़त देने के लिए, एहतराम देने के लिए उसके नाम पर ही आगे चल रहा है। इसको हम कह रहे हैं वेंचुरी रिलेशन। अब दोस्तों, ये रिलेशन क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, ये अब हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वेंचुरी रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक फिगर ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक पाइप है नॉन यूनिफॉर्म साइज़ का। ये इस पाइप का इनलेट है और ये वाली साइड एग्ज़िट है। इसके अंदर मौजूद फ्लूइड की स्ट्रीम लाइंस को मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हम दो रीजन्स कंसीडर करते हैं, एक ये वाला जो बड़े डाई वाला है और दूसरा ये छोटे डाई वाला। इसको मैं 1 और ये इस जगह पर जो है ये वाला, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर जो एरिया होगा उसको मैं A1 और यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी उसको V1 का नाम दे दूँगा। और ये स्ट्रीम लाइंस ये राइट की तरफ जा रही हैं। इस पॉइंट पर एरिया को मैं A2 और वेलोसिटी को V2 कह देता हूँ। दोस्तों, इन दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं। डिवाइस का मकसद क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। इसके अंदर के फ्लूइड को फिलहाल मैं लेड पेंसिल से शो कर देता हूँ। ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी और तवज्जो से एंड तक वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह ये वेंचुरी रिलेशन आसानी से समझ आ जाएगा। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अब दोस्तों, इन दो सेक्शंस के दरमियान 1 और 2 के दरमियान मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन सेक्शंस 1 एंड 2। बर्नौली इक्वेशन आप जानते हैं, बोलें क्या होती है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1। प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन 1 बराबर होगी प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 या एट सेक्शन 2। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो हाइट की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों सेक्शन सेम हाइट पर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम। इसको हम कर देते हैं जी कैंसल। अब दोस्तों, इन्हीं दो सेक्शंस के दरमियान हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से मैं अगर V1 की वैल्यू देखूँ वो आ जाती है मेरे पास A2 ओवर A1 इंटू V2। अब दोस्तों, यहाँ पे गौर से देखो, ये वाला जो एरिया है इस जगह पे ये बहुत थोड़ा है बनिस्बत इसके, ये वाला काफ़ी बड़ा एरिया है। तो A2 बहुत छोटा है और A1 काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका जवाब जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। यानी ये आ सकता है 0.3, 0.2, इस तरह की वैल्यू कोई आएगी। अगर बटे के ऊपर वाला नंबर छोटा हो और बटे के नीचे वाला बड़ा हो तो जवाब हमेशा 1 से कम ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि V1 की वैल्यू बहुत ही कम होगी, V1 वेरी स्मॉल होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से V1 को भी नेगलेक्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी ऑलमोस्ट। तो बाकी जो एक्सप्रेशन बचता है वो मैं लिख लेता हूँ, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P2 को मैं दूसरी साइड पे ले आता हूँ, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। दोस्तों, इस रिलेशन को हम कहते हैं
वेंचरी रिलेशन। अब दोस्तों इस रिलेशन का आखिर मकसद क्या है, ये हमें क्या बता रहा है? बड़ी जगह से जब छोटी जगह पर फ्लूइड आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वो वेलोसिटी कैसे बढ़ती है दोस्तों? वो इस वजह से बढ़ती है कि जब इस बड़ी जगह पर फ्लूइड होगा तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब ये इस छोटे रीजन में आएगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर ये इस डिवाइस में शो होगी। यहाँ पर दोस्तों फ्लूइड होगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा। इस वजह से ये वाला फ्लूइड जो है वो पुश करेगा इस डिवाइस के अंदर मौजूद फ्लूइड को, तो इसका लेवल यहाँ से गिर जाएगा और यहाँ से उठा हुआ होगा, इस पे लेवल ज़्यादा होगा। ये चीज़ ये बताएगी कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है, और ये जो हाइट है इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान, यही इन दोनों प्रेशर्स का डिफरेंस बताएगी। अब दोस्तों हो सकता है आप सोच रहे हो कि इन दोनों प्रेशर में फ़र्क क्यों है, तो दोस्तों याद रखें प्रेशर जो है वो फ्लूइड की क्वांटिटी से रिलेट करता है। जितना ज़्यादा फ्लूइड की मिकदार होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। यहाँ पर जो है वो पानी की मिकदार या फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा है बनिस्बत जब यहाँ पे फ्लूइड पहुँचेगा तो उसकी मिकदार कम हो जाएगी, तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब प्रेशर जो कम हुआ यहाँ से यहाँ आते हुए, वो प्रेशर तो एनर्जी है। एनर्जी कैसे है? प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी का क्या यूनिट होता है? जाउल। मैं जाउल को लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर। अगर मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ, यानी वॉल्यूम के हिसाब से एनर्जी लेता हूँ, तो जाउल पर मीटर क्यूब न्यूटन मीटर ओवर मीटर क्यूब। तो इसको यहाँ से हम कैंसिल करें तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर जो है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब दोस्तों बड़े रीजन से छोटे रीजन में आते हुए जो फ्लूइड का प्रेशर कम होता है, वो जो एनर्जी कम हो रही है वो एक और फॉर्म काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपको फ्लूइड की स्पीड बढ़ी हुई नज़र आती है छोटे रीजन के अंदर, वो बुनियादी तौर पर इन दोनों रीजन्स के दरमियान प्रेशर का डिफरेंस होता है। अब दोस्तों ये जो वेंचरी रिलेशन है ये एक डिवाइस में इस्तेमाल होता है टू मेजर द स्पीड ऑफ लिक्विड। उस डिवाइस को हम कहते हैं वेंचरी मीटर। अब दोस्तों जो पढ़ा है उसको कंक्लूड कर लेते हैं। दोस्तों वेंचरी रिलेशन बर्नौली इक्वेशन की ही एक एप्लीकेशन है, जो मुख्तलिफ साइजेस ऑफ पाइप्स में, मिसाल के तौर पर इस तरह के हमारे पास पाइप्स हैं, इसको अगर हम 1 कह दें और इसको हम 2 कह दें, तो इस तरह के पाइप्स में वो एनर्जी कंजर्वेशन को यकीनी बनाती है। दोस्तों वेंचरी रिलेशन फ्लूइड के प्रेशर और स्पीड के दरमियान एक रिलेशन है उस वक्त जब पाइप के मुख्तलिफ हिस्सों पर साइज़ एक जैसा ना हो। तो मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझा दी। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।